हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पर। आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और CNBC आवाज पर हर हफ्ते की तरह इस बार भी आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, जहां पर हर हफ्ते हम आपकी मदद करते हैं आपको एक सही डिसीजन लेने में। जब बात हो रियल एस्टेट की, साल दर साल हफ्ते दर हफ्ते ये सिलसिला जारी है। और हाँ, कभी कभी कुछ स्पेशल एपिसोड्स लाइक लास्ट वीक हम लेकर आते हैं ताकि आप रियल एस्टेट को अच्छी तरह समझें, जानें और अपने डिसीजंस को बहुत बढ़िया से लें। और एक जनरल अवेयरनेस भी काफ़ी ज़रूरी है कि भाई रियल एस्टेट के मार्केट में हो क्या रहा है, और इन दिनों तो काफ़ी कुछ हो रहा है। तो चलिए ऐसे एक मज़ेदार शो की शुरुआत करते हैं। सवाल जवाब निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन और भी ढेर सारी बातें। और हाँ, शो में जाएं उससे पहले एक निवेदन, आप जानते हैं pg@moneycontrol.com पर आप अपने मेल्स हमें भेजते हैं, भेजते रहिए, डिटेल्स डालिए। नंबर कई बार मिस हो जाता है, वो जरूर भेजिए। देखिए, अगर हमारे पास जानकारी कम होगी तो फिर हम उतना अच्छा जवाब आपको नहीं दे पाते हैं। तो कई बार लगता है कि भाई कुछ और चीज़ें आपसे पूछ लें, समझ लें, उसके लिए आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, फिर बहुत अच्छी तरह आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाए। तो यही निवेदन आपसे। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन, आज के हमारे मेहमान। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ढेर सारी बातें, सवाल जवाब, सब कुछ आपके साथ। सबसे पहले हमेशा की तरह एक क्विक मार्केट अपडेट आपसे ले लेते हैं। कैसा है बाजार का माहौल? दिवाली का बड़ा फेस्टिवल हो गया, अब न्यू ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स इस बीच में आती रहती है, लेकिन ताज़ा हाल आप हमें बताएंगे। विपिन जी, अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो डेफिनेटली बहुत पॉकेट्स में हमारी जो डिस्कशन हो रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि डेवलपर्स अब थोड़ी स्लो सेल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है कि कई साल से हम अपस्विंग में रहे हैं, प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े, सप्लाई भी मार्केट में ऐड हो रही है, तो उसके कारण कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। और बहुत सारी जो डिमांड थी, जो हमने मतलब हम बाकी कई सेक्टर्स में देख रहे हैं कि बहुत सारी डिमांड जो पिछले 2 साल 3 साल में आई, वो डिमांड अब थोड़ी सी टेपर ऑफ हो रही है, और ये काफी नेचुरली होना ही था। और अभी अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ भी ऐसा है कि जनरल मूड थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब प्रॉब्ली प्राइसेस को लेके लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। सिमिलरली बेंगलोर, मुंबई, आई थिंक सभी जगह पे ये इशू अब फेस कर रहे हैं डेवलपर्स। और उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो अब प्रचार भी इस तरह से हो रहे हैं, स्कीम्स, पेमेंट स्कीम्स, इजी EMI, और ये सब इंडिकेट क्या करते हैं, यही इंडिकेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया है। अब कितना स्लो हो गया ये अगर जब ये क्वार्टर का खत्म होगा, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें हमें पता लगने शुरू होगा। बट कई सारे डेवलपर्स के अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो स्पेशली टॉप एंड पे उनको डिमांड थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए, तो ये एक बाजार का इस समय का हाल क्या हो रहा है, और भी बातचीत मैं आशीष जी के साथ करता रहूंगा रिगार्डिंग मार्केट्स। इंटरेस्ट रेट पे काफी इंटरेस्टिंग बातें इन समय हो रही, लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की भी साथ साथ शुरुआत कर देते हैं। पहले कॉलर है मिस्टर विलियम कैरी, उल्वे से हमें कॉल कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र, और उनका सवाल भी वहीं से रिलेटेड है। तो विलियम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? मैंने उल्वे सेक्टर 9 में एक फ्लैट लिया हुआ है, 2 BHK, ओके, एरिया 1080, ठीक है, 2018 में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आने वाले 5 सालों में उसका एप्रिसिएशन कितना होगा ये जानना चाह रहा हूँ। सेकेंडली, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सेक्टर 25 ऑफ उल्वे। ओके, तो इज इट राइट टाइम टू एंड, और एप्रिसिएशन कितना मिल सकता है ये बताएं प्लीज। ठीक है, जरूर। तो आशीष जी, उल्वे वेरी सॉर्ट ऑफ सेक्टर वंस अपॉन अ टाइम, और अब फिर चर्चा में, क्योंकि अब एयरपोर्ट कंप्लीशन की तरफ है, कभी भी ऑपरेशनल हो जाएगा, नया सीलिंग बन के तैयार है। तो काफ़ी चीज़ें हो गई जिनकी चर्चा होती थी, जिसके कारण उल्वे का नाम सामने आया था। अब 2018 की खरीदारी है, 2024 में हम हैं, तो एप्रिसिएशन थोड़ा जानना समझना चाहते हैं, प्लस एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं सेम उल्वे में ही, सेक्टर 25 में, उसके बारे में भी राय चाहिए। विपिन जी, डेफिनेटली उल्वे एयरपोर्ट से टोटली लिंक्ड स्टोरी है। इनफैक्ट नवी मुंबई की जो फार ऑफ मार्केट्स हैं, पनवेल एंड ऑल, वो सब इसी से लिंक थी, ट्रांस हार्बर लिंक और एयरपोर्ट एंड ऑल। सो उल्वे एक काफी अच्छा कमर्शियल सेंटर बन सकता है नियर बाय टू एयरपोर्ट। और मेरा ये मानना है कि वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स ने घर खरीदे और घर डिलीवर हुए हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। इनफैक्ट आने वाले सालों में उनके घर, इफ दे वांट टू लीज, जैसे कि सर्विस अपार्टमेंट, होटल, इस तरह से वो कन्वर्ट भी करा जा सकता है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट।
उल्वे में जो एक चीज लैगिंग है, अगर हम अभी भी जाते हैं तो आपको थोड़ा सा उतना डेवलप्ड फील नहीं आता है। ओके, उल्वे एक गांव की तरह ही माना जाता था। और 8-10 सालों में जैसे जैसे एयरपोर्ट का ट्रैफिक बढ़ेगा, उसकी और कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो ये एक अच्छे टाइम पे शायद एंटर किए होंगे। उस प्रॉपर्टी में वो रहते हैं तो इनको एप्रिसिएशन आते रहना चाहिए। और कमर्शियल में अगेन अगर उनको एक अच्छा बजट में कुछ मिल जाए तो वो ले सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी तो उस एरिया में इंक्रीज होगी ही होगी। व्हाट उल्वे लैग्स इज कि कोई बड़े डेवलपर्स वहां पे नहीं है इस समय। मे भी वहां पे उतनी लैंड अवेलेबल नहीं, मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट जो बड़े डेवलपर्स को एक्साइट करे इमीडिएट उल्वे में इस तरह के कोई प्रोजेक्ट शायद नहीं है। पर नियर बाय सराउंडिंग्स आर ऑल काफी इंप्रूव हो जाएंगी, है ना। अब हम सभी जानते हैं जिस तरफ एयरपोर्ट जाता है शहर का, उस तरफ शहर की प्रगति भी बढ़ती है, राइट। तो जैसे बैंगलोर क्लासिक एग्जांपल है कि देवनहल्ली तो एक विलेज ही है, मतलब और शहर उस तरफ चला गया तो अब वो मॉडर्नाइज हो रहा है, स्लो पेस पे मॉडर्नाइज हो रहा है। पर देवनहल्ली रेगुलर लोगों की डिस्कशन में रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वहां आ रही हैं, टेक्निकल आईटी कंपनीज वहां आ रही हैं, मेट्रो एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हो रहा है। तो हर शहर में हमने ये देखा है, मतलब बीट हैदराबाद एक्सेट्रा। राइट, तो चलिए देखिए, उल्वे की कहानी एक समय चमकी थी, फिर चमकने का वक्त है, क्योंकि चीज़ें अब हो चुकी हैं। और साथ में ये भी है कि एक बड़ा कमर्शियल सेंटर, क्योंकि एयरपोर्ट से नज़दीकी है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई, उसके फ़ायदे तो आपको मिलेंगे। बाकी डिटेल्स में क्या इन आउट हो सकता है उस इलाके का, आशीष जी ने आपको समझाया। तो राइट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अगला सवाल हमारे जो गेस्ट हैं उनका हम नाम ही हैं, आशीष दलाल साहब गुरुग्राम से कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? धन्यवाद धन्यवाद। मेरे दो सवाल हैं एक्चुअली। मैं एक जो अफोर्डेबल लॉन्च हुआ था इनिशियली, मैंने 2018-19 के आसपास 102 सेक्टर में एक अफोर्डेबल लिया था 3 BHK, ओके, जो अभी रेडी टू मूव इन है और उसका पोजीशन मेरे पास मिल गया है। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। थैंक यू। और 2021 में मैंने एक सेकंड अफोर्डेबल सेक्टर 103 में लिया था, जो कि HCBS ओरेविले का है। तो उसका पोजीशन अभी 2026 में है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मेरा सवाल ये है कि मैं इनको अभी होल्ड करके चलूं और रेंटल इनकम पे मैं रिलाई करूं, या इनको रीसेल का क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, किस टाइम पे बेटर ऑप्शन रहेगा, अभी करने पे या थोड़ा होल्ड करने पे? बढ़िया दूसरा सवाल मेरा जी हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है, एक प्रॉपर्टी जो मेरी सेक्टर 41 साउथ सिटी में है, जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव का, वो अभी मेट्रो स्टेशन आगे एक्सपेंड हो रहा है, आगे की साइड लाइन जा रही है। ओके, तो मैंने वहाँ पे अभी Feb 2024 में लिया है एक 3 BHK फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो उसका मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसके रेट आगे आने वाले समय में स्टेगनेंट रहेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन जो अपना मेट्रो लाइन आगे बढ़ने की वजह से, या थोड़ा रहेगा, उसको मेरे को होल्ड करना चाहिए उसको, क्योंकि वो अभी 7-8 महीने हो गए हैं उसको। ठीक है, तो मेट्रो की वजह से क्या उस रेट पे फर्क पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी? ठीक है। तो आशीष जी, ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट जो आपने किए हैं, सो आपका कुछ इस तरह का बिजनेस ही है या फिर आपको इतना इंटरेस्ट है रियल एस्टेट के अंदर? नहीं, एक्चुअली ये है कि एक जॉइंट फैमिली होने के कारण ओके, फादर भी सर्विंग रहे हैं, मैं खुद सर्विंग हूँ, ब्रदर भी सर्विंग है, तो एक मतलब थोड़ा सा रियल एस्टेट में ही हम इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, और बाकी लेफ्ट राइट कोई ओन बिजनेस ओन नहीं है, बट जैसा भी हम अपना करते हैं। तो नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत खुशी हुई। अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक हमें कॉल करते हैं, या जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, जेन्युइनली जो रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत बधाई आपको। चलिए अब आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। तो आशीष जी, 2 हिस्से में इन्होंने सवाल पूछे। इनके 2 फ्लैट, एक का पोजीशन इनके पास ऑलरेडी है, एक मिलने जा रहा है, दोनों अफोर्डेबल सेगमेंट के ये फ्लैट्स इन्होंने खरीदे थे। तो अब इनके मन में एक सवाल है जो बड़ा जेन्युइन है कि क्या मैं इनको रेंटल इनकम के लिए रखूं या फिर इन्हें मैं निकाल दूं और फिर वो पैसा आगे जो करना है रीइन्वेस्ट करना है करूं, क्या बेटर ऑप्शन होगा? विपिन जी, मैं उतना क्लियर सुन नहीं पाया, पर इनका सवाल जो मुझे याद है कि गुड़गांव से रिलेटेड है। ओके, तो गुड़गांव में मेरा हमेशा से यही कहना है कि
और इस अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट किया बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिनको डिलीवरीज आ गई, क्योंकि गुड़गांव मार्केट में गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स थे जिनमें कुछ बेनिफिट्स डेवलपर्स को मिलते थे, उसका रिटर्न में दे हैड टू गिव लोअर प्राइस टू कस्टमर्स, प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो जो 25-26 लाख का एक 2 बेडरूम, छोटा 2 बेडरूम वहां पे उस समय कस्टमर्स ने लिया आज से कई साल पहले, वो आज की डेट में 60-70 लैक्स कमांड करता है रीसेल मार्केट में। और उसका रीजन बहुत क्लियर है कि गुड़गांव मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग 60-70 लैक्स इज एक्सपेंसिव एक्चुअली, तो लेकिन मैं आज की डेट में गुड़गांव में डेवलपर्स जो लॉन्च कर रहे हैं, या वो जिस तरह से उनका खुद का इनपुट कॉस्ट है लैंड का, वो उनको परमिट ही नहीं करता कि वो प्रॉपर्टी 3-4-5 करोड़ से नीचे के लेके आए। तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। इसके कारण जो रेंटल यील्ड अफोर्डेबल हाउसिंग में आ रही है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब 50-60 लाख का घर अगर वो आज बेचते हैं तो, बट उन्होंने जब लिया होगा 25-30 लाख का रहा होगा, जिसमें वो एटलीस्ट 2 लाख रुपए उनको रेंट होगा, विच इज ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑन ओरिजिनल वैल्यू। ओके, और करंट वैल्यू में मे बी वो 4% के आसपास, और रेजिडेंशियल में इस तरह की यील्ड्स आती नहीं है, हम सब जानते हैं। और ये जो मेरा तो बिल्कुल इनको सलाह ही रहेगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग इनको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड रीसेल मार्केट में हमेशा रहेगी, क्योंकि कस्टमर्स जो 1 करोड़ 2 करोड़ के अंदर के घर ढूंढ रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है इस समय शहर के अंदर। तो मे बी इन द इयर्स हम डेवलपर्स सोचेंगे और उनके जो कॉस्ट मैट्रिक है वो उनको अलाउ करेगा कि वो 1 से 2 करोड़ के अंदर के प्रोडक्ट्स ला पाए। अदरवाइज आप जिस तरह की कुछ लोकेशन है, कभी कोई विजिट करे यहाँ पे, वो हैरान हो जाएंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके बाजू में ही जो प्रॉपर्टी है वो 2.5-3 करोड़ से कम मिनिमम में स्टार्ट होती है। तो आशीष जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। इनको जो जवाब चाहिए था वो आपने दे दिया कि आपको होल्ड करना है, बेचना नहीं है, रेंटल इनकम का फायदा। और दूसरा एक और इनका सवाल था कि एक इनकी प्रॉपर्टी जो कह सकते हैं कि थोड़ी हाई एंड वाली है, 2 करोड़ के आसपास की है, और वो मेट्रो लाइन से रिलेटेड इनका सवाल था कि क्या मेट्रो एक्सटेंड होगी तो उसका फायदा इनको मिलेगा। क्विकली वो भी जवाब दे दे। विपिन जी, बिल्कुल गुड़गांव लैग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, हमेशा मेरी बात होती है, गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ पे मैंने बहुत साल निकाले हैं, फिर तो इनफैक्ट मैं आज आपसे कनेक्टेड भी गुड़गांव से ही हूँ। तो गुड़गांव में आज से ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले मेट्रो आ गई थी, और जहां तक वो आई थी हुडा मेट्रो तक, उससे 1 मीटर आगे तक नहीं गई है वो। और बहुत चर्चा में रहता है कि नए रूट बनेंगे और वो एक्सटेंशन रोड से जाएंगे या अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं है। और मेट्रो कनेक्टिविटी, एनी फास्ट कनेक्टिविटी हमेशा रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव रहती है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज वो सारी ही बहुत इजीली एक्सेस हो जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर मेट्रो लाइन से रिलेटेड इनका प्रॉपर्टी है तो उसको बेनिफिट तो जरूर मिलेगा, बिकॉज जो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहेगा, यूज करना चाहेगा, वो मेट्रो को यूज करके पूरे दिल्ली एनसीआर में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो आशीष जी, डिटेल में आपके सवाल थे, डिटेल में हमारे आशीष जी ने आपको जवाब दे दिए। तो दोनों आपके जो फ्लैट्स हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले उनको होल्ड करके रखिए और डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लेकिन आशीष जी ने हकीकत भी बताई, जो आपका ये था एक्सटेंशन वाली बात, दूसरा फ्लैट जो करीब करीब 2 करोड़ के ऊपर का है, कि वो चर्चा तो कब से है, होगा हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इन जनरल ही वो आप प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है मेट्रो लाइन के फायदे के बिना भी। लेकिन अगर हो जाता है वो एक्सटेंशन, जो कि हुआ नहीं कई सालों से, तो फायदा मिलना ही मिलना है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी, आपके सवाल भी इन्फेक्टर लेते रहेंगे। Presents Property Guru. वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ बने हुए हैं आशीष महाजन साहब, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। क्विकली कुछ और सवाल हम ले लेते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर सौरभ सिंह फ्रॉम पुणे। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज?
नमस्कार सर। मैंने एक पुणे हिंजवाड़ी फेज 3 में 2 BHK परचेस किया था लास्ट ईयर दिसंबर में। जी। तो अभी मैंने वो 62 लाख में मैंने परचेस किया था और अभी मैंने वो रेंट पर दिया हुआ है। ओके। तो रेंट पर मुझे अप्रॉक्स 25 to 27,000 तक मिलता है। तो अभी उस प्रॉपर्टी मैंने कोहिनूर डेवलपर से लिया था ये ठीक पुणे है। में एक। और अभी इसका मुझे अभी लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत अभी जैसे 65-70 के आसपास प्राइस मिले तो उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आपको पोजीशन इसी साल मिला है, 62 लाख रुपए में आपने लिया था, आप कह रहे हैं 65-70 या फिर क्या करें? तो आशीष जी, हिंजेवाड़ी और हिंजेवाड़ी के फेज 3 में इनका ये घर कोहिनूर डेवलपर से किराया आ रहा है करीब 25 से 27 हज़ार के बीच में। जैसा सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया, लगभग उसी लाइन पर है कि एक दुविधा मन में आ गई कि किराए से ही मतलब ये अच्छा है, आगे और बढ़ेगा, या फिर इस प्रॉपर्टी को मैं निकाल दूं, बेच दूं। एप्रिसिएशन अगर 62 में लेके 65 और 70 का सोच रहे हैं तो शायद अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय रहेगी? नहीं विपिन जी, आपने एकदम सही बात बोली है कि अगर मेरे को एप्रिसिएशन उतना नहीं दिख रहा है और उसके अलावा आज वो सेल करेंगे तो इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी वो खरीद पाएंगे जो सिमिलर लोकेशन में हो। सो अनलेस वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाल सके कि पुणे में अभी कुछ एरियाज हैं जो मे बी वहां पे प्रॉपर्टी 30-40 लाख में मिल जाती हो और वो ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे। पर मेरे हिसाब से हिंजेवाड़ी इज टेक कैपिटल है पुणे का। ओके, तो इनफैक्ट ये साइड पे हिंजेवाड़ी इज चीपर। अगर ये दूसरे साइड पे पुणे के जाते हैं जो खराड़ी एक आईटी डेस्टिनेशन है, वहां पे थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू हिंजेवाड़ी। तो उसके अलावा एक और इन्होंने बात बोली कि जो इनको रेंट आता है, अगेन अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें 25 से 30 हजार अगर इनको रेंट आ रहा है तो ये 4 से 5% की यील्ड पे जा रहे हैं और रेजिडेंशियल में ये यील्ड बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये इसको डेफिनेटली कुछ साल रेंट पे दे सकते हैं और अगर रेंट इंप्रूव होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंप्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि ये तो सब डायरेक्टली रिलेटेड चीजें हैं। और दे कैन अभी हिंजेवाड़ी फेज 3 के अंदर भी हिंजेवाड़ी पूरे में ही मतलब इंफ्रा रोड्स वगैरह काफी इंप्रूव हो रही हैं और होनी चाहिए। मेट्रो, आई थिंक मेट्रो कनेक्टिविटी भी वहां पे आ रही है, तो ये सब चीजों का बेनिफिट इनको मिलेगा, स्पेशली कि ये प्रॉब्ली इन्होंने प्रॉपर्टी उसके लेट साइकिल में ही ली, मतलब जब वो रेडी होने वाली थी तभी उनको अभी बहुत खास एप्रिसिएशन देखने को मिल नहीं रहा। तो मिनिमम 5-6 साल 7 साल तो प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती है अगर आपको उस पर रिटर्न बनाना है। राइट, ठीक है। तो सौरभ जी, सीधी सलाह है यहाँ पर कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो आपको ये मिला है घर और उसी में आपको थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन तो दिख ही रहा है, लेकिन अगर अच्छा अप्रिसिएशन चाहते हैं थोड़ा होल्ड कीजिए, 4-5 साल और निकालिए। उस दौरान किराया भी आपको ठीक ठीक मिल रहा है तो वो भी मिलता चलेगा। और जैसा आशीष जी ने कहा कि अगर आप करेंगे भी क्या, फिर आप अगर दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो या तो बिल्कुल ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टी 30-40 लाख की ढूंढें जहाँ बहुत फिर वहाँ से अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो। लेकिन अगर इसी इलाके में कुछ देखेंगे तो लगभग इसी कीमत में आएगा। तो वैसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर आपने थोड़ा बीज बोया तो थोड़ा उसको बड़ा होने का, पौधा बनने का, फिर पेड़ बनने का, फिर फल आने का, इतना मौका तो दीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वहां पे। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संजीव शर्मा अगला हमारे पास एक ईमेल है, अब कानपुर से आपने लिखा है, आपने एक ग्रेटर नोएडा में ऑफिस स्पेस में हर महीने 32,300 का किराया वो आप कमा रहे हैं, क्या इस निवेश में लंबे समय तक बने रहे हैं या फिर क्या? अच्छा, ये है प्रोजेक्ट गोल्डन आई, लोकेशन है टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा और ये 880 स्क्वायर फीट की इनकी प्रॉपर्टी है। तो आशीष जी, लगभग उसी लाइन पे फिर से सवाल, इस बार कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए हो गया ये कि ले ली है, किराया भी आ रहा है 32,000 रुपए का, लेकिन क्या इसको बेच दें या फिर किराए से मतलब काम चलाएं? विपिन जी, इस ईमेल से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी इनको मिल चुकी है कि नहीं। ओके, अगर उनको एश्योर्ड रिटर्न, जैसे एनसीआर में बहुत सारा कमर्शियल जो है वो एश्योर्ड रिटर्न के बेसिस पे सेल किया जाता है। डेवलप मतलब इट इज लाइक कि आप डेवलपर को फंड कर रहे हैं, ओके, और वो आपको एक रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर उनको कुछ एक रिटर्न रेगुलर आ रही है तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं, बेसिस की वहाँ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अगर समझिए इस तरह के कंस्ट्रक्शन रुक जाए तो एक समय पे आपका जो कैश फ्लो है वो भी रुक ही जाएगा।
तो वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। बाकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऑब्वियसली काफी बजिंग टाउन्स है। नोएडा काफी एक्सपेंसिव गुड़गांव को टक्कर देता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अब जो गैप होता था गुड़गांव वर्सेस नोएडा में, वो भी काफी श्रिंक करता है, क्योंकि नोएडा में बहुत लोग मूव किए हैं रिसेंट ईयर्स में। एंड इंफ्रा इज बेटर, एयरपोर्ट इज कमिंग, हर थोड़े दिन में जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा रहती है। तो ये सब चीजें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी और कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़नी चाहिए। ये जरूर देख लें कि हाँ, जो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और अगर डिलीवर्ड है और उनको रेंट आ रहा है, तब तो मेरे हिसाब से उनको एक अच्छी रिटर्न आ ही रही है। और अगर कुछ डेवलपर्स इस एरिया में एश्योर्ड बायबैक और इस तरह की चीजें भी कर दें, अगर ये प्रॉपर्टी को एक हेल्दी रिटर्न से बेच सके, तो निकल के फिर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में जा सकते हैं। मतलब क्योंकि नए प्रोजेक्ट फिर से इनको इस तरह का ऑफर मिलेगा कि आप एश्योर्ड रिटर्न और एश्योर्ड बायबैक इस तरह का कमर्शियल लीजिए। तो ये दिल्ली एनसीआर में इस तरह की ट्रेडिंग काफी होती है रियल एस्टेट को लेके। जी जी, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। अब ये इनको एग्रीमेंट की बात कही इन्होंने, 3 ईयर का लॉक इन है और मंथली रेंट 32,300 का इनको क्या प्रपोज रेंट है। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं खासतौर पे कमर्शियल रियल एस्टेट में, जहाँ पर डेवलपर आपको कहता है कि भाई इतना रेंट हम गारंटी लेते हैं कि आपको मिलेगा या हम देंगे। तो ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये बात तो सही है कि संजीव साहब जो डिटेल में आपको आशीष जी ने कहा कि क्या इस प्रॉपर्टी के मायने हैं, कैसा ये आपको फ़ायदा दे सकती है। और दूसरी प्रॉपर्टी इस समय यहाँ देखें तो क्या ये जो पर्टिकुलर टेक जोन 4 है ग्रेटर नोएडा का, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चीज़ें मोटे तौर पे ठीक ही लग रही है। आप प्लीज़ इसमें कंटिन्यू करें। आपसे रूबरू बात होती तो शायद हम और बेहतर आपको इस पर सलाह दे पाते, लेकिन फिलहाल तो आप इसमें बने रहें, यही सलाह होगी। राइट, और इसी के साथ इस हफ्ते के लिए समय समाप्त हो गया। बहुत जल्दी निकल जाता है ये वक्त जब आपसे बातचीत करते हैं, आपके सवाल लेते हैं, लेकिन कोशिश तो यही होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दी जाए। यहाँ पर एक बार फिर निवेदन कर देता हूँ, pg@moneycontrol.com, आप ये पता जानते हैं, ये ईमेल एड्रेस जानते हैं। डिटेल में अपनी जितना भी आप लिख सकते हैं क्वेरी को भेज दीजिए रियल एस्टेट से रिलेटेड। कुछ छूटता है बचता है तो उसके लिए अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा प्लीज़, ताकि हम आपसे बाकी की जानकारी अगर कोई ज़रूरत है तो ज़रूर ले लें, ताकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सलाह लेके आ पाएँ। मीनवाइल आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक ताज़ा इंसाइट हमें रियल एस्टेट के बारे में फिलहाल का दिया। चलिए इसी के साथ हम आपसे भी इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।